हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। जैसे कि सबको पता है कि सीबीएसई के बोर्ड क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पिछले 3 साल से काफ़ी चेंज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो रहा है। जैसे अब बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। तो वो इनफ प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करके जाएं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस ही फिर से नेक्स्ट एग्जाम्स में आते रहेंगे। तो ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें हम सीबीएसई के सारे पीवाईक्यूज जो कि 23-24 के पेपर्स में आए हैं उन सारे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। और वो सारे पीवाईक्यूज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर से। और इंटीग्रेशन चैप्टर में जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें 1 मार्कर्स भी आते हैं, 2 मार्कर्स भी आते हैं, 3 मार्कर्स भी आते हैं, देन 5 मार्कर्स एंड केस स्टडीज़ भी आती है। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में। और ये जो सीरीज़ है इसमें सारे पीवाईक्यू मतलब जो सारे सेट्स हैं सीबीएसई के जितने भी सेट होते हैं और जो सीबीएसई का 23-24 का कंपार्टमेंट का सेट है उसके भी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर ये सीरीज़ को फॉलो करते रहोगे तो 23-24 के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और मोस्टली अभी जब स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें पीवाईक्यूज़ काफ़ी सारे पूछे जाएंगे। तो इससे बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू से। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम करेंगे 1 मार्कर्स। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज़। तो हम फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। 0 to π/2 sin x माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स। सबसे पहले तो ये जो एमसीक्यू है इसको हम 0 to π/2 मतलब इसको मैं लिख रही हूँ और इसको मैं इक्वेशन 1 नेम कर रही हूँ, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स dx। तो इसमें हम जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी 4 बोलते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में जो गिवन है वो प्रॉपर्टी 4 से गिवन है। तो प्रॉपर्टी 4 जो है 0 to a f x dx हो जाएगा 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। ए की जगह हमारे पास क्या है, π/2। दैट मीन्स जहाँ पे x होता है वहाँ पे हम a माइनस एक्स लगा देते हैं। तो हमारे पास a की जगह है π/2, तो हम जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लगा देंगे π/2 माइनस एक्स। जब π/2 माइनस एक्स लगाएंगे साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉज एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉज एक्स हो जाएगा माइनस कॉज π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स। पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद देखो क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है ना वो तो सेम रह रहा है, दैट इज सेम 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स। तो हम दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो 2i न्यूमरेटर में जो होगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स। तो जो ऑब्वियसली लिमिट्स हैं 0 to π/2, तो हमारा साइन एक्स कॉज एक्स कट जाएगा तो न्यूमरेटर 0 हो गया। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो हमारा आंसर इज 0। तो विच इज़ द पार्ट, बी ऑप्शन विच इज़ 0। तो अब हम करते हैं सेकेंड एमसीक्यू। सेकेंड है 0 to 2 टाइम्स e रेज टू पावर 2x dx इज इक्वल टू 0 to a ex dx। तो एमसीक्यू का फॉर्मेशन भी देखो, मतलब जो सीबीएसई के बोर्ड्स में एमसीक्यू आए हैं, जैसे फर्स्ट वाला एमसीक्यू प्रॉपर्टी बेस्ड था, बट ये वाला एमसीक्यू में कोई प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से हो जाएगा। ex का जो इंटीग्रल होता है e रेज टू पावर x का इंटीग्रल, दैट इज ex ओनली। पर अगर ex की जगह हमारे पास e रेज टू पावर 2x होगा तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, e रेज टू पावर 2x का e 2x ही रहेगा, बट जो x का कॉफिशिएंट है 2 वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ये वाला पार्ट लेके 0 to 2 है ना, तो
एक बार लिख देती हूँ 0 to 2e2x dx इज इक्वल टू 0 to a ex dx। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 को बाहर लिख देते हैं, e2x का इंटीग्रल हो जाएगा e2x अपॉन 2। अब देखो जो लिमिट्स हैं वो 0 to 2 है तो वो एज इट इज़ लगेंगी, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल ex ही हो जाएगा विच इज़ 0 to a। ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा e रेज टू पावर 4, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे e रेज टू पावर 0। इसको ऐसे मत स्किप कर देना कि 0 ही लिखा है तो लिमिट तो लगाने की ज़रूरत नहीं, बट क्योंकि e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा तो लिमिट लगानी है। और यहाँ पे भी सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस ई रेज टू पावर 0। देखो ई रेज टू पावर 0 तो 1 होगा, तो 1 and 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर आई, ई रेज टू पावर a के बराबर। तो इससे वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। सो आवर आंसर इज सी ऑप्शन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट MCQ पे। थर्ड है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 प्लस साइन 2x x बिलोंग्स टू 0 to π/4। 0 to π/4 जो होता है 0 to 45 डिग्री विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। और एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल। तो एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे जो 1 है ना, 1 प्लस साइन 2x है, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। जहाँ पे भी हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होना कि 1 प्लस साइन 2x है तो साइन 2x को तो 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं, तो 2ab बन जाएगा। तो हमें ना 1 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है ताकि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 1 को तो हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर। अब जब भी हम ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो रूट के अंदर है और स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से रूट तो हट जाता है ना, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाता है आपस में, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू पावर हाफ और ये स्क्वायर है तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे ना हम हमेशा क्या करते हैं, मॉड में लिखते हैं, स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो इसको मॉड में लिखा करो। पर जब हम मॉड में लिखेंगे तो मॉड की ज़रूरत क्या है, मॉड की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमें ये पता चले कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। बट हमें तो पता है कि x जो है 0 to π/4 में है, तो 0 to π/4 इज 0 to 45 डिग्री। 0 to 45 डिग्री में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, और दोनों में प्लस आ रहा है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो इसलिए हमें मॉड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आई ले लो। हमें इसका देखो, हमने अभी तक सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन था ना उसको सिंप्लीफाई किया है। अभी हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो एंटी डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल। तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा साइन एक्स का इंटीग्रल इज माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रल इज प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर। तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। फोर्थ है माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू 0। किस केस में 0 होता है, कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है CBSE ने, जो अपने MCQ में जो डायरेक्ट इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछी है। जब भी हमारे पास सिमेट्रिक लिमिट्स होती है, सिमेट्रिक लिमिट्स का मतलब है कि अगर नीचे माइनस a है तो ऊपर a है, मतलब सेम लिमिट्स है विद नेगेटिव पॉजिटिव साइन, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव साइन, उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक लिमिट्स। और सिमेट्रिक लिमिट्स में जो fx होता है, fx अगर इवन हो तो उस केस में जो सिमेट्रिक लिमिट्स हैं वो 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाता है। मतलब जो इंटीग्रल होता है ना माइनस a to a के बीच में, सिमेट्रिक लिमिट्स उस केस में कि उसके मिडिल में 0 आना चाहिए, तो 0 to a हो जाएगा 2 टाइम्स fx dx, ये पूरा इंटीग्रल बन जाएगा। पर अगर fx की वैल्यू ऑड हो तो हमारा इंटीग्रल डायरेक्टली 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर fx ऑड हो जाए तो हमारे तो मज़े हो गए, हमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रल डायरेक्टली 0 बन जाएगा। तो उसके लिए हम ये 0 कब होगा, 0 तब होता है ना जब fx ऑड होगा। ऑड के केस में क्या कंडीशन है,
ऑड तभी होता है अगर f एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और इवन की कंडीशन होती है f एट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि सिमेट्रिक लिमिट्स वाला इंटीग्रल है और उसका आंसर 0 है। अगर आंसर 0 है दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। एफ एक्स ऑड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, f एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो विच इज़ बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। gx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग g एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। g एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स से हमें क्या पता चला कि g इज ऑड, इतना हमें पता चल गया क्योंकि g एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स गिवन है, दैट मीन्स g इज ऑड फंक्शन। तो हमें देखना है कि इंटीग्रल 0 टू 2a, ये जो इंटीग्रल है gx dx, तो हमें ये देखना है कि 0 टू 2a gx dx की वैल्यू किसके बराबर है। पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि g इज़ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए अब हम क्या करें, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो उसमें सिमेट्रिक लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब माइनस a टू a फॉर्म में होनी चाहिए। बट ये तो 0 टू 2a गिवन है, तो यहाँ पे ना हम एक ट्रिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना हमें माइनस बनाना है, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, तो dx हो जाएगा माइनस dt। जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं हम हमेशा लिमिट्स चेंज करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि देखो लिमिट्स जो है हमारे इंटीग्रल की वो 0 टू 2 है, 2a है, तो x इज इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, माइनस टी 0 मतलब t इज 0। जब x की वैल्यू 2a होगी तो 2a इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब t की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2a। तो हम इंटीग्रल लगाते हैं, इसको ना i नेम कर देते हैं। तो i की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 की जगह 0 आएगा एंड 2a की जगह माइनस 2a आ जाएगा, एंड g यहाँ पे हमने माइनस टी पुट कर दिया और dx की जगह माइनस dt, तो माइनस बाहर चला गया। अब देखो g जो है, g एट माइनस टी जो है वो माइनस जी टी होगा, क्योंकि g इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि g एट माइनस टी की वैल्यू होगी माइनस जी टी। अगर ये माइनस जी टी होगा, एक माइनस तो बाहर ही है, और यहाँ पे भी माइनस जी टी डी टी 0 टू माइनस 2a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू माइनस 2a जी टी डी टी। अब देखो हमारे पास ना एक और प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल्स में कि हम इंटीग्रल का जो फॉर्म है, मतलब उसका वेरिएबल है, वो चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इंटीग्रल। यहाँ पे लिमिट्स कुछ भी हो तो एफ एक्स डी एक्स जो है वो एफ टी डी टी के बराबर होता है, तो वो सेम होता है। तो यहाँ पे हम इसको 0 टू माइनस 2a जी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जी एक्स डी एक्स तो आ गया, अब हम क्या करें, लिमिट्स भी इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं किसी भी इंटीग्रल का, तो अगर हम a टू b को b टू a बनाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा इंटीग्रल। तो अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस 2a और यहाँ पे a लिखें, 0 लिखें, मतलब माइनस 2a एंड 0 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी एक्स डी एक्स, बट इंटीग्रल नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें ना यही मिल रहा है, तो ये वाला जो हमारा आंसर है माइनस 2a टू 0 जी एक्स डी एक्स, विच इज़ ऑप्शन डी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एमसीक्यू है वैल्यू ऑफ 0 टू 3 dx अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब हमें फॉर्मूला बेस्ड आ गए, देखो हमें प्रॉपर्टी बेस्ड एमसीक्यू आ गए, हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करने वाले एमसीक्यू आ गए, अब ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू है। फॉर्मूला इसमें कौन सा लगता है, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या है, 0 टू 3 dx अपॉन रूट 9 की जगह है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स a की जगह हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 3 और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 3।
0 to 3 लिमिट्स होंगी और ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट जो कि 3 है, तो साइन इनवर्स 3/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 3 होता है साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/2 पे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। और साइन इनवर्स 0 होता है 0 पे, तो आंसर इज π/2। सो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ, वैल्यू ऑफ -1 to 1 मॉड dx। देखो इसको करने के लिए ना बड़ा सिंपल सा है, ये सिमेट्रिक लिमिट है, सिमेट्रिक लिमिट है ना, सिमेट्रिक मतलब -1 to 1 में जा रही है, इसके बीच में 0 आ रहा है। सिमेट्रिक उस वे में होना चाहिए कि बीच में 0 आना चाहिए, तो -1 to 1 के बीच में जा रहा है, सेम लिमिट्स हैं तभी 0 आएगा ना इसके मिडल में। तो सिमेट्रिक लिमिट्स होती हैं तो हमेशा ऑड इवन के लिए चेक किया करो। तो fx को ले लेते हैं मॉड x, अगर हम fx को -x पुट करते हैं तो ये मॉड ऑफ -x हो जाएगा विच इज़ x ओनली, जब ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो x को हम मॉड x भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा fx के बराबर। दैट मीन्स f एट -x इज इक्वल टू fx के बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो f होगा वो होगा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टी में 2 टाइम्स इंटीग्रल हो जाता है, -1 to 1 की जगह 0 to 1 हो जाती है प्रॉपर्टी, 0 to 1 मॉड x dx। बट 0 to 1 तो पॉजिटिव है ना, x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 to 1 के बीच में x लाई करता है, तो ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन 0। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू तो x होगी ना, तो इसका इंटीग्रल x² हो जाएगा 0 to 1, 2 and 2 कैंसिल, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो 1 - 0 इज 1, सो आवर आंसर इज 1 विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, वैल्यू ऑफ 0 to π tan इनवर्स θ/3 d थीटा क्या होगी। tan इनवर्स नहीं, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का कभी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं आता, tan स्क्वायर को हमें sec स्क्वायर में चेंज करना पड़ता है। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे जो हमारी इसका जो एंगल है, थीटा की जगह θ/3 है, तो sec स्क्वायर θ/3 -1 लिख देंगे d थीटा, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो tan होता है, तो tan θ/3 होगा। देखो अगर सिंपली tan थीटा होता है ना तो tan थीटा हम लिख देते हैं इसका इंटीग्रल, बट ये θ/3 है, दैट मीन्स थीटा का अगर कोई भी कॉफिशिएंट होता है तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1/3 है, तो इंटीग्रेशन में वो 1/3 हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो अपॉन 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 की जगह हो जाएगा थीटा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया फर्स्ट वाला, ये 3 tan θ/3 है, अलग अलग कर दें तो भी चलेगा, 3 tan θ/3, 3 को बाहर ले लो, 0 to π माइनस थीटा को 0 to π। अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, इकट्ठा भी कर सकते थे, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। पहले पाई लगेगा थीटा की जगह, tan π/3, फिर 0 होगा, tan 0 होगा, और यहाँ पे पाई -0। tan 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा 3√3, ये 0 हो गया, और माइनस यहाँ पे सिर्फ पाई है, -π, तो 3√3 - π इज द आंसर विच इज़ ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे, 1/x log x होल स्क्वायर dx की वैल्यू किसके बराबर है। तो इंटीग्रल को लिख लेते हैं, इंटीग्रल है dx/x log x होल स्क्वायर। अब हमें पता है ना log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx हो जाएगा dt। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, 1/x dx की जगह हो गया dt, और नीचे हो जाएगा t²। इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे इसको ऐसे लिख लेते हैं t⁻⁻2 dt। अब x⁻n का इंटीग्रल क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा t⁻2+1 अपॉन -2+1 + c।
नीचे तो -1 आ गया और ऊपर भी t⁻⁻1, देखो t⁻⁻1 अपॉन -1, इसको -1 को मैं इधर लिख देती हूँ। t⁻⁻1 को लिख सकते हैं 1/t प्लस c, तो -1/t क्या था, log x, तो -1/log x प्लस c इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिमेट्रिक लिमिट्स का क्वेश्चन आ गया, -1 to 1 x mod x dx। तो अब तो पता चल गया होगा सिमेट्रिक लिमिट्स के, देखो एमसीक्यू में कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो सिमेट्रिक लिमिट्स है -1 to 1 है, तो इसमें हम किसके लिए चेक करते हैं, ऑड इवन के लिए चेक करते हैं। तो इसको ले लो fx इज इक्वल टू x mod x। अब हम x की जगह -x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -x mod of -x। mod -x इज x ओनली, मतलब mod of -x तो x ही होता है ना, जब mod से बाहर आता है तो उसको हम mod x ही लिख सकते हैं क्योंकि वो भी mod x होता है, तो -x mod x हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल fx था ना उसका नेगेटिव आ गया, तो -fx आ गया। दैट मीन्स ये क्या होगा, दिस इज f at -x इज इक्वल टू -fx, दैट मीन्स f इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में आंसर क्या होता है, इंटीग्रल, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑड फंक्शन हो गए तो हमारे तो मजे हो गए, तो इंटीग्रल इज 0, सो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/4 to π/2 cot थीटा cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको देख के कुछ पता चला होगा कि अगर हम cot को t पुट करते हैं तो cot का डेरिवेटिव होता है -cosec स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स हम इसमें सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। बट जब भी हमें सब्सटीट्यूशन करना है हमें हमेशा लिमिट्स को चेंज करना है, और लिमिट्स यहाँ पे हमें π/4 to π/2 गिवन है। तो सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं, cot थीटा cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा π/4 to π/2। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, cot थीटा को t पुट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा dt। दैट मीन्स जब हम इसमें cot थीटा की जगह t पुट करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह -dt, माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस को बाहर लिख देते हैं -dt। पर अभी हमने लिमिट्स नहीं चेंज की, लिमिट्स चेंज करते हैं। देखो cot थीटा t है ना, cot थीटा इज t, और थीटा की लिमिट्स क्या है, π/4, जब थीटा π/4 to π/2, जब थीटा π/4 होगा तो t होगा cot π/4, cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। when थीटा इज इक्वल टू π/2 तो t की वैल्यू होगी cot π/2, cot π/2 क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा जो इंटीग्रल है माइनस नीचे वाली लिमिट हो गई, अच्छा यहाँ पे पुट करना था 1 to 0। अगर ये माइनस हटाना है तो हटा सकते हो, कैसे हटा सकते हो, हमने अभी एक प्रॉपर्टी की थी ना, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो ये नेगेटिव हट जाएगा, मतलब ये पूरा इंटीग्रल नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं 0 to 1 t dt, तो पूरा इंटीग्रल नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऑलरेडी जो नेगेटिव था वो प्लस बन जाएगा। अगर नहीं चेंज करना तो भी चलेगा, तो भी आंसर करेक्ट आएगा। और t का इंटीग्रल इज t²/2 0 to 1। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 0/2 विच इज़ 0, सो हमारा आंसर है 1/2 विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, dx/√9 - 4x²। देखो साइन इनवर्स वाला हमने अभी एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला लग रहा था, फिर से एक क्वेश्चन आ गया वैसा ही। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, dx/√a² - x² जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए ना हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो ना 1 होना चाहिए, बेटर रहेगा। अगर x² का कॉफिशिएंट हम 1 बना देंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट में ही 4 को कॉमन ले रहे हैं, 9 के पास तो 4 है नहीं, तो ये बन जाएगा 9/4 माइनस x² हो जाएगा। अब ये जो 4 है ना ये बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर था ना, तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और यहाँ पे हम 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब देखो जो हमारी फॉर्म है ये बन गई, a² माइनस x², a की जगह क्या है 3/2,
तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 प्लस सी। 3/2 अगर ऐसे आ रहा है ना तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 2x/3 प्लस सी इज द आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। सो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। -2 to 3x² dx जो है वो k टाइम्स 0 to 2x² dx प्लस 2 to 3x² dx के बराबर है। सारी जो टर्म्स हैं वो x² ही है, तो x² का जो इंटीग्रल होता है वो x³/3 होता है, बट यहाँ पे लिमिट्स हर एक की अलग है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। -2 to 3x² dx इज इक्वल टू k टाइम्स 0 to 2x² dx प्लस 2 to 3x² dx। x² का इंटीग्रल क्या होगा? x³/3। x³/3 तो यहाँ पे लिमिट्स होंगी -2 to 3 इज इक्वल टू k x³/3, तो यहाँ पे भी लिमिट्स होंगी 0 to 2, यहाँ पे भी x³/3 और लिमिट्स होंगी 2 to 3। देखो यहाँ पे भी 3 है सभी के इसके डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में 3 है, तो अगर हम 3 इसको कॉमन ले लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। x³ है ना, यहाँ पे x³ है, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस फिर -2 का क्यूब विच इज़ -8, और यहाँ पे k x का क्यूब, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब विच इज़ 8, फिर 0 क्यूब विच इज़ 0, प्लस यहाँ पे हमारी लिमिट्स थी 2 to 3, पहले 3 का क्यूब विच इज़ 27, फिर 2 का क्यूब विच इज़ 8। सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पे देखो 27 दिख रहा है कि 27 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस 27 -8, 27 कैंसिल हो जाएगा, -8 उस साइड जाएगा तो 8 + 8 हो जाएगा 16। 16 इज इक्वल टू 8k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटीग्रल है 1 to e log x dx। log x का इंटीग्रल कैसे लेते हैं? इसको हम बाय पार्ट्स करते हैं, आइलेट का रूल लगा के। बाय पार्ट्स के लिए एक फंक्शन हम 1 ले लेंगे। तो हमारा जब बाय पार्ट्स लगता है तो उसमें कैसे लगता है, अगर हमारे पास एक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन हो इसका इंटीग्रल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो हमारे पास आइलेट का रूल होता है। आइलेट में आई मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्राइक, टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ई इज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे हमारे पास log x है विच इज़ लॉगरिथम, एंड अलजेब्राइक है 1 इज अलजेब्राइक, तो विच इज़ अलजेब्राइक। लॉगरिथम एंड अलजेब्राइक में से आइलेट में l पहले आता है, तो log x को हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेंगे सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x एज इट इज़, और 1 का इंटीग्रल मतलब 1 इज़ x, तो x का जो इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है log x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रल विच इज़ x dx। लिमिट्स डालना मत भूलना, यहाँ पे लिमिट्स 1 to e लिख देंगे, बट इसमें भी हमने लिमिट्स नहीं पुट करी, ये याद रखना है। यहाँ पे x एंड x कैंसिल हो गया, इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज़ e, तो x की जगह e पुट करेंगे, एंड log x में log e हो जाएगा माइनस, जब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू log 1 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रल dx का इंटीग्रल इज x ओनली एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to e। log e की वैल्यू होती है 1 एंड log 0 की वैल्यू log 1 की वैल्यू होती है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि याद रखनी है। log e इज़ ऑलवेज 1 एंड log 1 इज़ ऑलवेज 0। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे e बचा और ये यहाँ पे 0 बचा, और यहाँ पे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो e -1 आएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो e - e + 1,
तो ई एंड ई कैंसिल हो गया, आंसर इज 1 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 15th है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। ये देखो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले आ गए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो इतना cos 2x जो होता है उसका जो बेसिक आइडेंटिटी होती है वो होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, इसको ना हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, मतलब cos स्क्वायर एक्स के नीचे पूरा डिनोमिनेटर माइनस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे पूरा डिनोमिनेटर। तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है उसमें cos स्क्वायर कट गया, इसमें साइन स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर बचा, cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल विल बी tan x, बट cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर का x का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस cot x। तो माइनस cot x, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इज tan x प्लस c इज द आंसर विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं 16th, a टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछ ली। जब भी a टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो कि याद करनी है, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 0 टू a dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 को हम 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, इज इक्वल टू π/6। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह वी हैव 2, तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a मतलब x अपॉन 2। लिमिट्स लगेंगी 0 टू a इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 को उस साइड लेके जाओगे तो वो 6 कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ पे बचा π/3। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स a/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0 हो जाएगा इज इक्वल टू π/3। tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो हमारे पास बेसिकली बचा tan इनवर्स a/2 इज इक्वल टू π/3। तो दोनों साइड tan ले लेंगे, तो यहाँ से tan हट जाएगा, तो a/2 हो जाएगा tan π/3। tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो a/2 हो जाएगा √3। 2 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2√3, हमें a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। देखो ऑड इवन फंक्शन के कितने सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो क्या होता है, एफ एट माइनस एक्स जो होता है वो माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है। तो हमें निकालना है कि माइनस π/2 टू π/2, इसको आई ले लेते हैं। अब देखो सिमेट्रिक लिमिट्स है ना, सिमेट्रिक लिमिट्स -a टू a फॉर्म की लिमिट्स है, एफ एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो इसमें हमें चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑड इवन के लिए ही चेक करेंगे, इसमें ऑलरेडी एफ एक्स गिवन है ना, इस पूरे को gx ले लो, gx इज एफ एक्स कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स होल क्यूब। अब ऑड इवन के लिए चेक करने के लिए हम हर एक x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये भी कॉज ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा विच इज़ होल क्यूब। एफ एट माइनस एक्स जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन है माइनस एफ एक्स होगा, एंड कॉज इज इवन फंक्शन, कॉज इज इवन फंक्शन मतलब कॉज ऑफ माइनस एक्स हमेशा कॉज एक्स ही होता है, तो ये कॉज एक्स होल क्यूब है विच इज़ कॉज क्यूब एक्स हो गया।
तो देखो जो ओरिजिनल वाला फंक्शन है ना सेम आ गया बट विद नेगेटिव साइन, मतलब ये माइनस जी एक्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि जी एट माइनस एक्स अगर माइनस जी एक्स हो जाता है तो जी इज़ ऑड फंक्शन, और सिमेट्रिक लिमिट्स के केस में ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, डायरेक्टली ज़ीरो। तो हम तो हमेशा सोचते हैं कि ऑड आ जाए ताकि हमारा आंसर ईजिली निकल जाए। तो ये आंसर इज़ बी ऑप्शन विच इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट है फिर से ऑड इवन का, माइनस पाई बाय फोर एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी। फिर से सिमेट्रिक लिमिट्स आ गई, तो ऑड इवन के लिए चेक करेंगे, तो इसको हम ले लेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स होल स्क्वायर लिखते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स का होल क्यूब और ये कॉज ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कॉज इज इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स ओनली, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखो फिर से एफ एक्स जो हमने लिया था वही वाले फंक्शन का नेगेटिव आ गया, तो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। दैट मीन्स दिस इज ऑड फंक्शन, एफ इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन होता है तो इंटीग्रल क्या होता है, ज़ीरो, विच इज़ ऑप्शन बी। तो ऑड इवन के कितने सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में आया है, बट ये क्वेश्चन जनरली कुछ साल पहले सीबीएसई के बोर्ड्स में 4 मार्कर क्वेश्चन आता था, बट ये एमसीक्यू फॉर्म में आया है। तो x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब है ना, तो x माइनस थ्री, क्योंकि नीचे x माइनस वन है तो 3 को हम ना ऐसे लिख देते हैं माइनस वन माइनस टू, क्योंकि वो तो 3 होगा ना, तो x माइनस वन होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से स्प्लिट कर देंगे, x माइनस वन के नीचे ले लेंगे x माइनस वन होल क्यूब और माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब, और साथ में हमारे पास आ गया ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एक x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। अब पता चला इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, जो होता है वो ई एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। मतलब अगर हमारे पास ई एक्स वाला कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं और एक टर्म अगर एफ एक्स लें तो उसी का डेरिवेटिव दूसरी टर्म होती है, तो आंसर जो होगा ई एक्स इंटू फर्स्ट टर्म ओनली होगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर को एफ एक्स लेते हैं, वन है ना, वन अपॉन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव के लिए माइनस टू आगे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा। एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव तो वन ही रहता है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ गया ना, ये एफ एक्स आ गया और ये है माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ई एक्स एफ एक्स प्लस सी ही होगा। एफ एक्स क्या था हमारा, ये था वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी इज़ द आंसर। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज टू पावर 3 log x, तो i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3 log x x4 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 dx। जो हमारा सीबीएसई में है उसमें नेचुरल लॉग का कुछ कहीं पे मेंशन नहीं होता, जनरली लॉग ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर e रेज टू पावर ई रेज टू पावर 3 log x वाली टर्म को, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग m रेज टू पावर n जो होता है वो n log m होता है, मतलब जो लॉग के आगे जो होता है ना हम इसको इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर log x क्यूब। अब यहाँ पे ना एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लॉग का ई बेस है तो हम मान लेंगे यहाँ पे भी ई बेस है, तो अगर यहाँ पे लॉग ई ए हो, ये और ये बेस सेम हो, तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा। तो यहाँ पे
ये अगर e होगा तो इसका आंसर इज x क्यूब ओनली, मतलब e रेज टू पावर 3 log x है ना। अगर e की पावर ऐसे कुछ भी log आ रहा हो और साथ में कुछ भी टर्म आ रही हो तो इसको हटा दिया करो, सिर्फ आंसर वही बचता है। तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा x क्यूब x4 प्लस 1 माइनस 1 dx। अब यहाँ पे सबको पता चल गया होगा कि x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होता है, तो हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन में अगर हम x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब लेते हैं और x4 प्लस 1 का डेरिवेटिव भी सेम आता है 4x क्यूब, तो हम हमेशा ये वाला लेंगे, इसी को t लेंगे, x4 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये उससे नहीं तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो पुट x4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 4x क्यूब dx हो जाएगा dt, मतलब x क्यूब dx की वैल्यू क्या आ गई 1/4 dt। तो x क्यूब dx की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 dt, और ये जो पार्ट है ये t रेज टू पावर -1 है। अब इसको ना गलती से t रेज टू पावर -1, कई स्टूडेंट्स बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाता है, टी रेज टू पावर इंटीग्रल कैसे करने की कोशिश करते हैं, टी रेज टू पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। तो ऐसे नहीं करना, ये याद रखना है, क्योंकि जब -1 + 1 करोगे टी रेज टू पावर तो 0 आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा। जब भी ऐसे सिचुएशन में आ जाओ तो याद रखना है कि ये हम गलत कर रहे हैं। टी रेज टू पावर -1 इज 1/t, तो 1/t जो होता है उसका इंटीग्रल होता है log mod t, तो 1/4 log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t इज x4 + 1, x4 + 1 x रेज टू पावर 4 जो भी होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना हमेशा, और उसमें +1 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव है तो हमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 log x रेज टू पावर 4 + 1 + c इज़ द आंसर। तो 1/4 log A ऑप्शन इज द आंसर। log tan x dx, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो होगा a to b fx dx जो होता है वो हो जाता है f a + b - x dx। ये कैसे पता चलता है, ये अगर π/6 एंड π/3 लिमिट्स हो ना तो π/6 एंड π/3 को ऐड करके π/2 बनता है, तो उससे एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसमें जब हम फंक्शन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, log tan π/6 + π/3 - x, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, और ये लिमिट सेम रहेंगी। अब देखो π/6 + π/3 विच इज़ π/2 ओनली, तो ये tan π/2 - x हो जाएगा। tan π/2 - x क्या होता है, cot x हो जाएगा। तो ये जो हमारा इंटीग्रल बन गया वो बन गया log cot x dx। लिमिट सेम रहेंगी π/6 to π/3। इसको हम इक्वेशन 2 नेम कर लेते हैं। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, तो हो जाएगा 2i, और यहाँ पे log tan x प्लस log cot x dx। लिमिट सेम रहेंगी फ्रॉम π/6 to π/3। अब देखो जो log की प्रॉपर्टी होती है, log m + log n किसके बराबर होता है, log m + log n होता है log m × n, मतलब log m × n अगर ऐसे होना तो वो log m + log n हो जाता है। तो यहाँ पे log m, दिस इज m, दिस इज log n, तो ये हो जाएगा π/6 to π/3 log tan x × cot x। cot x जो होता है वो tan x का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास log 1 हो गया, लिमिट्स जो भी है π/6 to π/3, बट log 1 की वैल्यू ही 0 होती है, तो क्या करेंगे अब इसका, ये तो 0 ही बन गया। तो हमारा आंसर जो है वो है 0, विच इज़ ऑप्शन सी।
सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। इतने MCQ जो थे 23 MCQs टोटल CBSE बोर्ड्स के सारे सेट्स में से सारे के सारे मैंने कंपाइल किए हैं, और इसमें जो CBSE का कंपार्टमेंट का पेपर था वो भी, उसमें से भी सारे MCQ कंपाइल किए हैं। तो I इज इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया तो वो बन गया साइन कॉट इनवर्स x को t पुट किया है, यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस डी टी के बराबर होगा, तो माइनस बाहर लिख देंगे, डी टी आ जाएगा। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज़ माइनस कॉस टी। तो माइनस एक ऑलरेडी है और माइनस कॉस टी प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी, एंड टी की वैल्यू जो है वो है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी इज द आंसर विच इज़ ऑप्शन ए। तो इसके साथ हमारे CBSE के 23-24 बोर्ड्स के सारे MCQ कवर हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्कर्स करेंगे। तो ये सीरीज़ को फॉलो करते रहे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट गिव्स अ लॉट ऑफ encouragement. So thank you for watching.